सिनेमाया के सभी देखने वालों को मैं जावेद नसीम अपनी तरफ से अपना सलाम, आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। आज आपकी मुलाकात मैं कलकत्ते की एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ कि जो बहुत ही आप लोगों के लिए हैरान कुन होगी बात। ये है मोहतरमा रूही ख़ान साहबा। रूही ख़ान साहबा की तारुफ़ की अगर हम बात करें तो अल्फाज में इनका तारुफ़ करवाना इसलिए मुश्किल है कि वो जो तारुफ़ है वो काफ़ी तवील है, लेकिन इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं को न दिखाते हुए मैं आपको इनकी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक वो ख़ास पहलू दिखाने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ रफ़ी साहब से, उनकी शख्सियत से है। आज से 26 साल पहले शहर कलकत्ता में इन्होंने एक शुरुआत की थी रफ़ी लवर्स सर्किल की, RLC, और रफ्ता रफ्ता ये एक ऐसे मकाम की तरफ बढ़ता गया और ऐसी इसने जिसे कहते हैं कि कीर्तिमान स्थापित करना, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स कि मैं आपसे मतलब कैसे उसको मैं आपके सामने बयां करूं या मैं आया करूं, क्योंकि रफ़ी साहब के नाम से वो प्रोग्राम्स होते रहे और जो हमारी ऑडियंस रही हमेशा से बहुत ही क्रीम ऑडियंस रही, रफ़ी साहब के बड़े ही चाहने वाले आर्डेंट लवर्स। और सबसे बड़ी बात ये कि बज़ाते ख़ुद रूही ख़ान साहबा और इनके एंटायर फैमिली रफ़ी साहब के बड़े शायदाई हैं। और एक मज़े की बात ये बताऊं कि ज़ाती तौर से रूही ख़ान साहबा का रफ़ी साहब की फैमिली से भी एक बड़ा ही मज़बूत रिश्ता है। ये मोहब्बतों का रिश्ता है, ये चाहत का रिश्ता है और ये रिश्ता बहुत ज़माने से बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। कलकत्ते में एक यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी शुरुआत की गई रफ़ी लवर्स सर्किल की जानिब से कि जो अपने आप में बहुत ही यूनिक थी। आज की तारीख़ में हम लोग रफ़ी साहब के लिए एक अवार्ड की तमन्ना करते हैं, ख़्वाह वो दादा साहब फाल्के अवार्ड हो या भारत रत्न अवार्ड हो, लेकिन रूही ख़ान साहबा ने हमेशा ये कहा कि रफ़ी साहब को किसी भी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी हस्ती का नाम है कि जिनके नाम से दूसरे फ़नकारों को अवार्ड देना चाहिए, और इन्होंने इस बात पे अमल करते हुए मोहम्मद रफ़ी अवार्ड की शुरुआत की और मेरा ख़्याल है कि 16 साल हो चुके हैं। नहीं, इस साल 19th अवार्ड दिया है। 19th अवार्ड इस साल रफ़ी साहब की 25th डेथ एनिवर्सरी से स्टार्ट किया था। अच्छा, पहला अवार्ड। तो इस तरह से इन्होंने वो पहले अवार्ड की शुरुआत की थी और अब तक इंडस्ट्री के बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को वो अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। आज हम बैठे हैं रूही ख़ान साहबा के साथ और बातें करेंगे कुछ RLC की, कुछ अपनी, कुछ उनकी और कुछ रफ़ी साहब की। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, खुशामदीद हमारे इस चैनल पे। और काफ़ी ज़माने से मैं सोच रहा था कि कभी अगर मौका मिले, वक्त मिले तो एक बार आपके साथ बैठूं और कुछ हम लोग आपस की बातें करें। हमारे देखने वालों को पहले तो आप ये बताइए कि RLC का ये जो कॉन्सेप्ट है रफ़ी लवर्स सर्किल का, ये आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, मैं तो कलकत्ता में नई थी उन दिनों, मैं तो यहाँ की नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ जी। तो और म्यूज़िक रफ़ी साहब की दीवानगी तो जब से मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं दीवानी हूँ उनकी। जी, जी। और ये देन जो है मुझे विरासत में मिली है अपने फादर से। अच्छा। वो जामिया में पढ़ते थे और हॉस्टल की दीवार से कूद कूद के फिल्में देखने जाते थे, नाइट शोज़, बहुत दीवाने थे। और उन्होंने अपने साथ मुझे ऐसी ऐसी फिल्म्स दिखाई हैं, पुकार, शाहजहाँ, किस किस ज़माने की, और रफ़ी साहब की जो गाने होते थे वो फिल्म्स के तो वो थे ही, ले जाके दिखाया करते थे। वो कहते थे सबक आमूज़ फिल्में होती थी उन दिनों, बकौल हमारे पापा के कि उस ज़माने की फिल्म्स ऐसी होती थी कि बहन के साथ देखिए, बेटी के साथ देखिए, बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है। और आजकल की तो फिल्में ऐसी होती हैं, कहते हैं बीवी के साथ शर्मिंदगी हो जाती है, सोचना पड़ता है कि बैठे कि ना बैठे। ये उनके अल्फाज होते थे, तो हम लोग हंसते थे, काफ़ी जोवियल थे वो जी। तो ये शौक़ फिल्म्स का, पुरानी फिल्म्स का ख़ास तौर से उनसे मिला मुझे, म्यूज़िक का। फिर म्यूज़िक में उन्होंने मुझे डाला और मैं म्यूज़िक में मास्टर्स किया है मैंने जी। तो ये मेरा सब्जेक्ट था म्यूज़िक तो, और रफ़ी साहब की दीवानगी तो थी ही, लेकिन क्योंकि हमारे उस्ताद से हमको परमिशन तो थी नहीं फिल्मी गाने ये सब गाने की। बस उस्ताद सलामतुल्लाह खान साहब मेरे उस्ताद थे और सत्येंद्र शास्त्री जी, तो कभी हिम्मत नहीं करते थे। हाँ, फ्रेंड्स में कभी बैठे हैं तो किसी ने कुछ कह दिया तो गा लिया। लता जी को ही गाती थी मैं हमेशा से, आज तक गा रही हूँ। फिर यहाँ आके ये मेरा शौक़ और मेरा ये मतलब इसकी जानकारी, म्यूज़िक की जानकारी मुझे पुरानी फिल्मों की और गानों की बहुत ज़्यादा है।
अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ कहते हैं कि तो कहना चाहिए कि ये जो आपका शौक था, ये शौक रफ्ता रफ्ता जुनून बन गया। जुनून बन गया, बिल्कुल और जब ये जुनून। और जुनून बना मतलब तो फिर यही एक इकलौता शौक है मुझे। इसके अलावा जैसे औरतों को शौक होता है कपड़ों का, जी 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 मेकअप का, ज्वेलरी का, मेरे लिए सब बेकार है। जी मेरा सिर्फ एक यही पैशन है, यही एक दीवानगी है मेरी, और उसी में मेरी दुनिया ही अलग है। जी मैं खुद अपने आप को कहती हूँ कि मैं एक नॉर्मल सी चीज़ नहीं हूँ, मैं बड़ी एबनॉर्मल सी हस्ती हूँ। जी। और दिलो दिमाग में मेरे बस एबनॉर्मल वही सी है। है या अनकॉमन सी है? अभी ये पता नहीं, लेकिन मैं खुद को बोलती हूँ कि मैं बहुत ही एबनॉर्मल सी चीज़ हूँ। हाँ। तो यहाँ लोगों ने देखा, आसपास के लोगों ने, मिलने वालों ने, तो उससे कहा, सबने जोर दिया कि इतनी दीवानी है आप रफ़ी साहब की, इतने यहाँ क्लब्स बने अक्सर कैलकाटा में, और 1 साल 6 महीने बंद हो गए, शौक में लोगों ने किया, रफ़ी फ़ैन क्लब, मोहम्मद रफ़ी फ़ैन क्लब, ये वो, तो कुछ तो चलता नहीं है, आप कुछ कीजिए ना। तो मैंने कहा कि मैं फिल्मी गानों वगैरह से दूर हूँ, तो सब ने कहा कि नहीं आप कीजिए, लोगों ने जोर दिया। तो मैं बॉम्बे अक्सर जाती थी, जी तो इत्तेफाक से उन दिनों मेरा बॉम्बे जाना हुआ। तो रफ़ी साहब के घर पे बैठी हुई थी, अम्मी हयात थी, रफ़ी साहब की वाइफ, जी वो थी। परवीन बाजी भी आई हुई थी लंदन से, सबसे अच्छा। बड़ी बाजी, जी वो भी थी। शाहिद थे, हम लोग बैठे हुए थे। तो मैंने बातों बातों में उनसे कहा, अम्मी से कि, शाहिद से, कि वहाँ कैलकाटा में लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, कैसे कुछ कीजिए, अब्बा के नाम पे कुछ खोलिए। तो कहने, हाँ तो कीजिए ना, आपको तो बहुत नॉलेज है और बहुत ज़्यादा आपको तो मालूमात है, गाने भी मतलब इतने आपको तो रटे हुए हैं बिल्कुल, तो कीजिए आप। तो मैंने कहा अच्छा, मैं ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो मैं करने को तैयार हूँ, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन रूही खान को कोई नहीं पहचानता, शाहिद रफ़ी का उसमें कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए ज़रूर। तो बोले वो आप कहीं भी डाल दीजिए। तो मैंने चीफ पेट्रन शाहिद का नाम देके, मुझे याद है उस जमाने में जो आपने लेटर हेड छपाया जी था, वो उसमें आज तक पहचान वही में है, आज तक है शाहिद रफ़ी साहब का जी। नाम था। तो जी वापस आके फिर मैंने जुलाई का ही महीना था, जून या जुलाई का, तो मैंने कहा 31 जुलाई आ रही है, तो बिस्मिल्लाह वहीं से शुरू करते हैं। जी अब यहाँ पता नहीं हमें कि हॉल्स वॉल्स का मुझे तो कोई आइडिया नहीं। तो इरशाद हमारे सर्कल में जो सिंगर हैं, जो सबसे पहले शुरू, वो मैं पहले से जानती थी इरशाद को, जी घर पे आते थे हम लोग, गाते वाते थे मिलके। इरशाद से मैंने बताया तो इरशाद बहुत एक्साइटेड हो गए। मैंने कहा भैया कौन से हॉल वॉल में करना है, क्या करना है, कुछ आइडिया दीजिए, कैलकाटा तो मैं तो यहाँ कुछ जानती नहीं। तो गए, निकले, कहना मैं ढूंढता हूँ कोई हॉल मिलता है। तो मैंने कहा, तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया, एक बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट्स, जी तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैम ये हॉल अवेलेबल है 31 को। तो मैंने कहा ठीक है, बुक कर दीजिए। कह रहा मेरे पास तो इतने पैसे वैसे पता नहीं हैं कि नहीं है। मैंने कहा जो आपके पास पॉकेट में है, कह रहे 100 रुपीज़ होंगे। मैंने कहा दीजिए, और आप यहाँ के मुझसे बिल लेके जाइए, वहाँ देखिए आप डेट पैसे बुकिंग करा दीजिए। वो करवा के आ गए, फिर उनका पेमेंट वगैरह वहाँ मैंने भिजवा दिया। हम जो रिहर्सल करने गए वहाँ शिबिन दास के हॉल में, तो वहाँ साइड में कुछ लोग बैठ के कोई ड्रामे की रिहर्सल वगैरह करने के लिए आए हुए बैठे थे। वो हम लोग को देख रहे थे। रिहर्सल भी वो थिएटर की वहीं हुआ करती थी शिबिन दास में। जी जी। तो कुछ लोग बैठे हुए थे, वो हमें देख रहे थे, हम लोग को। अच्छा। हम लोग की रिहर्सल हो रही थी, करके हम लोग बैठे। तो इरशाद ने मुझसे कहा, मैम वो सामने वो जो बैठे हुए हैं पता है कौन है? मैंने कहा कौन है, मुझे क्या मालूम। कहना है कि ये शकील अंसारी हैं। मैंने कहा कौन शकील अंसारी? बोले यहाँ के माने हुए एंकर हैं वो कैलकाटा के, और शो में अगर आपको एंकरिंग करवाना है तो उनसे बात कर लीजिए। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। मैंने कहा एंकर अच्छा लगेगा थोड़ा सा। बोले बहुत अच्छे हैं, बहुत जोक्स वगैरह भी आते हैं, बड़ी मिमिक्री भी बड़ी अच्छी है। मैंने कहा ठीक है, और कुछ एक आध गाना भी वो गा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, उनसे बात करते हैं। तो इरशाद ने जाके उनसे कहा मैम है आपसे बात करना चाह रही हैं। कुछ क्या कहा उनसे, तो खुद उठ के आ गए, आके बात की, सलाम दुआ की उन्होंने जी। उसके काफ़ी दिन के बाद, काफ़ी अरसे के बाद शकील भाई से हम लोग क्लोज हो गए। हर शो में रहते थे, शकील भाई बिल्कुल फैमिली जैसे हो गए। तब उन्होंने मुझसे जिक्र किया, कहना वो उस दिन मैं वहाँ बैठा बैठा आप ही की बातें कर रहा था। वहाँ वो लोग कह रहे थे कौन है, कभी देखा नहीं है मतलब सिंगर्स में। कह ले ये बावर्ची खाने से आई है सीधी अभी। मैंने कहा आपके कैलकाटा में बावर्ची, आप लोग भी जो है इनकी बातों से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। और अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं कि किस तरह से आरएलसी की शुरुआत हुई। आरएलसी जो आज कैलकाटा की सरजमीन पे एक बहुत ही बड़ा नाम है। किसी भी ग्रुप का नाम आता है या रफ़ी साहब की शख्सियत की बात होती है, उनके अवार्ड्स की बात होती है, या क्रीम ऑडियंस की बात होती है, तो सबसे पहले जो जिक्र आता है वो रफ़ी लवर सर्किल का ही आता है, जिसकी रूह रवां रूही खान आज आपके सामने बैठी हैं।
तो ये जो शुरुआत हुई आपकी, जी। उसके बाद फिर ये रफ्ता रफ्ता जो है, ये एक मेरे ख्याल से एक बड़ी खुशनसीबी रही आरएलसी की, कि जो लोग जुड़ते गए, ख़ास तौर से जो ऑडियंस जी। आरएलसी की थी, वो एक बहुत ही दूसरे मिजाज की थी। जी बिल्कुल। इसमें सिर्फ रफ़ी साहब के चाहने वाले मैं नहीं कह सकता, जी। रफ़ी साहब की चाहत तो झोपड़ी से लेकर महलों तक है। बेशक हर बेशक। तबके तबके के लोग, हर जगह के, हर ज़िंदगी के हर शोबे से जुड़े हुए वो रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं। लेकिन उनमें एक कैटेगरी पाई जाती है, एक मास और एक ख़ास जी या क्लास। जी तो शुरू से, चूंकि मैं भी आरएलसी को 26 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा आपके पुराने फ्लैट में सुंदरी मोहनवेरों जी, में जी। मैं और शकील आपके घर पे आए थे, और ये तो उस जमाने से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे आपका और ध्यान है कि आप शम्मी जी और धर्म जी जी को जी जब जी, मैं मेरे लाई ख्याल थी से वो जिस शो क्लिप में, आपके पास होगी। जी उसमें वो मैंने आपको देखा है। जी, वो हिंदुस्तान इंटरनेशनल जी में जी वो जी हुआ था, जी वो आए जी थे, तो धर्मेंद्र साहब के पास मैं बैठा हुआ जी था। और तो बड़ी हसीन यादें हैं। और चूंकि इनके प्रोग्राम में हमेशा जो हमारे इंडस्ट्री के, मतलब कहना चाहिए सुतून कह लीजिए, अब धर्मेंद्र जी हैं या इस तरह के रवि साहब हैं या ओमी साहब हैं या इस तरह के जितने भी लोग हैं, हर साल कोई ना कोई आता रहा और आरएलसी की शान को बढ़ाता रहा। और सबों के साथ बहुत ही हसीन यादें जुड़ी हुई हैं। हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है कि हम फर्दन फर्दन एक एक का जिक्र करें, लेकिन आज बस छोटे पैमाने पे हम आपके सामने सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आरएलसी क्या है, और आरएलसी की जो रूह रवा है रूही खान साहबा, ये क्या हैं, और इनकी जो कारकर्दगी है वो किस दर्जे की है। तो ये जो शुरुआत हुई, उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता ये मामला आगे की तरफ बढ़ा, और फिर आरएलसी ने फलना फूलना। जी, ये और 1997 की बात बता रही हूँ, उसी में ये पहला मुझे शो। एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है आरएलसी की, जी कि आपने प्रोग्राम्स तो किए, प्रोग्राम तो सारे ज़माने में होते हैं रफ़ी साहब के नाम पे या दूसरे प्रोग्राम्स, लेकिन आपने हमेशा अपने प्रोग्राम का एक बहुत ही ख़ास मयार रखा। जी और आपके जो मेंबर्स हैं और जो आपकी जो परफॉर्मेंस रही आपके आर्टिस्टों की, उनमें भी एक बड़ा ही एक क्लास पाया जाता है, और बड़े अच्छे सिंगर, कहना चाहिए कलकत्ता की जो बेस्ट सिंगर्स हैं बेशक वो अल्हम्दुलिल्लाह। आरएलसी से जुड़े हुए हैं। जी तो फिर ये जो रफ़ी साहब के लिए अवार्ड की शुरुआत आपने की, तो ये ख्याल कैसे आपके दिमाग में आया? बहुत था मेरे दिल में, यहाँ से अवार्ड दिया जाता था, कलाकार अवार्ड्स, मैं जी, उसमें जी। कमेटी में थी हर साल। और मैं काफ़ी आर्टिस्ट मेरे ही ज़रिए उसमें आए थे, काफ़ी आर्टिस्ट अच्छे अच्छे नाम, बड़े बड़े, नौशाद साहब हों या रवि साहब, जी शम्मी जी, धर्म जी, ऋषि जी, बहुत लोग मेरे से काफ़ी क्लोज थे वो लोग, तो कपूर फैमिली से जो हैं, ऋषि जी भी, शम्मी जी भी। तो अब तब मुझे लगता था कि आरएलसी में ऐसा क्यों नहीं है, आरएलसी में एक रफ़ी साहब के नाम से क्यों नहीं, कलाकार अवार्ड जो सब ले रहे हैं, तो एक रफ़ी साहब के नाम से एक अवार्ड होना चाहिए, मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल। ये दिमाग में बस ये चलता रहता था मेरे। और जो चलना शुरू होता है तो मैं बड़ी ज़िद्दी हूँ मिजाज से, कर जाती हूँ मैं, मतलब मुझे गैबी मदद मिल जाती है, क्योंकि मेरी नीयत अच्छी होती है। ऊपर वाला नियतों को देखता है जी ना। बेशक मेरी नीयत अच्छी होती है, जो ठान लेती हूँ वो कर गुजरती हूँ मैं। जी। तो रफ़ी साहब की इसी बीच बरसी आने लगी, 25 साल उनके डेथ को हो रहे थे। मैंने कहा इसी साल करते हैं। रवि साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा आपको आना है इस साल, मैं मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल अवार्ड दूंगी। बहुत खुश हुए वो, और उन्हीं से शुरुआत हुई। पहले अवार्डी रवि साहब थे पहले, तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर सोनी कोमी के ओमी जी, शारदा जी, काफ़ी लोग इस तरह, आनंद जी भाई आए, कल्याण जी आनंद जी के, तो सिलसिला चलने लगा। अब इस साल उनको दिया है हमने, शैलेंद्र जी लास्ट जो है 19th अवार्ड शैलेंद्र जी को दिया है। मोहन साहब के साहब, मदन मोहन जी के बेटे आए, महेंद्र कपूर जी से खुद मेरी बात हो रही थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई। वही आने वाले थे, तो फिर रोहन जी आए। और ऐसे ही मजरू साहब के बेटे दिलीप भाई, हसरत जयपुरी साहब के बेटे अख्तर भाई आए जी, राजेंद्र कृष्ण जी के बेटे राजेश दुग्गल जी आए, तो शकील साहब के बेटे जावेद भाई आए, आपके हम नाम बहुत प्यारी शख्सियत हैं वो भी। जावेद नाम के लोग अच्छे होते हैं। हाँ, ये तो मैं तो सामने बैठा हूँ, आप देख सकती भाई, मेरे अच्छे होने की जो सर्टिफिकेशन है वो हमारी रूही खान साहब ने दे दिया कि मैं अच्छा आदमी हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ किसी के बारे में ये जो कह देती हैं उस बात को ऑथेंटिक माना जाता है। बेशक बेशक। जी जी। तो ये जो, मतलब अभी तो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने करंट जो आरएलसी की तरफ से मोहम्मद रफ़ी अवार्ड जो दिया गया है,
तो ये जो सिलसिला ये तो शुरू रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं नाम बहुत प्यारी शख्सियत है वो भी। जी। जावेद नाम के लोग अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, ये तो मैं तो सामने बैठा हूँ, आप देख सकती हैं। भाई मेरे अच्छे होने की जो सर्टिफिकेशन है वो हमारी रूही खान साहब ने दे दिया कि मैं अच्छा आदमी हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ किसी के बारे में ये जो कह देती हैं उस बात को ऑथेंटिक माना जाता है। बेशक बेशक। जी जी। तो ये जो मतलब अभी तो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने करंट जो आरएलसी की तरफ से मोहम्मद रफ़ी अवार्ड जो दिया गया है, तो ये जो सिलसिला ये तो शुरू रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में आरएलसी की जो अपनी हैसियत हो गई है, ऑडियंस में एक सर्वे करने के बाद ये पता चला कि अब ऑडियंस आरएलसी से और भी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पे। क्योंकि आपने इस बीच में भी और भी कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ें की, जैसे कि वो ट्रैम उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। 2 बार किया है हमने ये। जब हमने 25 ईयर्स का सेलिब्रेशन रफ़ी लवर्स सर्कल का 25 साल जब पूरे हुए, तो मैंने 25 साल का सेलिब्रेशन एक म्यूज़िकल प्रोग्राम करके नहीं किया कि एक शो करके। मैंने कहा नहीं, जिस दिन 25 साल पूरे होंगे उस साल पूरा 1 साल तक, अगले साल तक 31 जुलाई टू 31 जुलाई हमारा इसका सेलिब्रेशन चलेगा। जी जी। तो हमने जुलाई से ना शुरू करके रफ़ी साहब की बर्थडे से शुरू किया, 24 दिसंबर से। अच्छा। 6 महीने हमारे निकाल के, फिर 6 महीने हमने हर महीने एक एक्टिविटी की। रफ़ी साहब की बर्थडे वाले दिन हमने शुरुआत की इसकी चैरिटी से। और मैंने कहा चैरिटी से शुरू करके चैरिटी पे ख़त्म करेंगे। क्या बात, वाह। तो उस दिन हमने 24 दिसंबर को काफ़ी पुअर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन किया काफ़ी चीज़ों का, क्लोथ्स, फूड आइटम्स और स्टेशनरी, तरह तरह के टॉयज़। मेरे पास एलपीज़ का कलेक्शन है। रफ़ी साहब की हर जिस फिल्म में उन्होंने गाना गाया वो एलपी मेरे पास है। क्या बात, क्या रफ़ी साहब की कोई भी एलपी। जी। तो वो सब मैंने सजाया है। मतलब लोग देख के कह रहे थे आप कहाँ रखती हैं घर में, कहाँ जगह है, कहाँ पे रखती हैं आप। यहाँ पे एक और जो ख़ास बात है, वो कहते हैं ना कि यहाँ की फ़िक्र वहाँ का ख्याल रखा है और दोनों हाथों से दोनों जहाँ को संभाल रखा है। तो इन्होंने न सिर्फ ये कि रफ़ी साहब की मोहब्बत को संभाल रखा है, बल्कि रफ़ी साहब की मोहब्बत के साथ साथ हमारी कलकत्ता की जो हेरिटेज है, अब ये जो ट्रैम की बात, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैम के बारे में एक्टिविटी ये थी जी, तो जानते होंगे ट्रैम के बारे में कि रेल नुमा 2 डब्बे का एक होता है जो पटरियों पे चलता है। और ट्रैम जो है वो हमारे कलकत्ते की बहुत ही यादगार चीज़ है। अंग्रेज़ों के ज़माने से इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक उसे बचा कर रखा गया है कुछ इलाक़ों में। और ये भी बड़े मज़े की बात है कि ट्रैम पे उस तरह के प्रोग्राम लेकर रूही खान साहबा पहली बार ये कॉन्सेप्ट लेकर आई। और अब तो माशाल्लाह कई साल जी 2 बार कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं ट्रैम के। वो ट्रैम पूरी हम बुक करके पूरी सजाते हैं। रफ़ी साहब के फ़ोटोज़ से बाहर चारों तरफ सजी होती है, अंदर जनरेटर का इंतज़ाम करते हैं। क्योंकि तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने वो जो हमारी एक हेरिटेज है उसको भी आपने लोगों के सामने पेश किया है, रफ़ी साहब की मोहब्बत। और रफ़ी साहब का वो नगमा तो भाई बहारें फिर भी आएंगी का था ना, सुनो सुनो मिस चैटर्जी, जिसमें वो ट्रैम पे दिखाया गया था, उसमें कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं है बेटर जी। जी। और ट्रैम के अलावा कभी ऐसा हुआ कि कभी दरिया के सीने पे किसी? जी वो भी हुआ। इसमें यही जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई ना, इनॉग्रेशन के बाद रफ़ियाना मेला किया, रफ़ी साहब के मेला हुआ, उसमें स्टॉल्स लगाई हम लोगों ने, फूड स्टॉल्स भी थी, सब हमारी टीम ने, बिरयानी की, कपड़ों की, तरह तरह की स्टॉल्स थी। तो उसमें बहुत अच्छा, और उसमें रफ़ी साहब के गाने बस बज रहे थे फुल डे गाने बजे हैं रफ़ी साहब के। और वो गाने, उसकी रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी थी। वो गाने ऐसे बजाए गए, मतलब बिल्कुल सड़क छाप टाइप के गाने, वो मूड के। रेशमा जवान हो गई, तीर, क्योंकि मेला है तो मेले में कैसे गाने होते हैं, किस मूड के मेले में गाने होते हैं, चमक छल्लो वाले गाने, है ना, कान में झुमका चाल में ठुमका, ये सारे गाने बज रहे थे सब। ये सड़क छाप गाने बज रहे थे उसमें रफ़ी साहब के मेले में, जो मेले में जिस तरह के होते हैं। और लोग ख़रीदारी कर रहे थे, कोई कुछ खा रहा है, कोई कहीं कुछ, मुगलाई, चाइनीज़, हर तरह की स्टॉल्स थी। रफ़ियाना मेला किया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने बोट में किया, ऐसे गाते हुए बोट में सब पूरा वो हुगली में हम लोगों ने राउंड लगाया गाते गाते। ट्रैम का हुआ। तो ये सब एक्टिविटीज़ रही। लास्ट जो चैरिटी से मैंने कहा ना ख़त्म किया जुलाई में, वो हम ओल्ड एज होम के लिए गए थे। वहाँ रफ़ी साहब के गाने हम लोगों ने गाए, उन लोग का दिल बहलाया। इतना एक्साइटेड वो लोग थे कि हमें आने नहीं दे रहे। वहाँ की जो सिस्टर्स थी वो कह रही थी ये लोग इतने बीमार और इतने वैसे लाचार हैं,
इनसे बैठा नहीं जाता, काफ़ी ज़्यादा तो लोग व्हील चेयर्स पे थे। बोले ये लोग आधा 1 घंटे में थकने लगते हैं, इन्हें रूम में फिर ले जाना पड़ता है। और आप लोग गा रहे हैं, 2 घंटे हो गए, ये लोग साथ साथ गा रहे थे, उन लोग को गाने याद हैं जी। खड़े होके गा रहे हैं, रफ़ी साहब के गाने फरमाइश कर रहे हैं वो लोग। और जो उठ नहीं सकते बैठे बैठे डांस कर रही हैं, हाथ वाथ चला रही हैं बेचारियाँ। मतलब इतना, वहाँ की नर्स कह रही थी, सिस्टर्स कह रही थी कि इतना देर ये लोग बैठ गए और अभी भी आप लोग को जाने नहीं दे रहे हैं। और हम लोग का हाथ पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि आप लोग फिर आइए, आप लोग फिर आप लोगों ने आइएगा। न जाने उनके दिलों से कितनी दुआएं निकली होंगी, कितनी और अब दुआएं, तमाम लोगों ने कितनी दुआएं ली हैं। दुआओं से ज़्यादा और कीमती तो कुछ ऐसी नहीं है। दिलों की दुआएं वो तो रायगा नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे रोहित साहब एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि रफ़ी साहब से जो आपकी मोहब्बत की शिद्दत है उसका तो इजहार आप करती रहती हैं, लेकिन लता मंगेशकर जी का जिक्र अगर न करें इस कहानी में तो फिर ये कहानी अधूरी रह जाएगी। क्योंकि लता मंगेशकर जी भी हमारे देश की एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसी फनकारा हैं कि जिनके बिना संगीत की कहानी बिल्कुल अधूरी है। और आप बजाते खुद एज अ सिंगर लता जी की बहुत अच्छी गायक भी हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि आप लता जी का कोई अपनी पसंद का कोई गाना, उसके 2 लाइन हमारे ऑडियंस को आप सुनाएं। लता जी का नहीं, आप चाहें तो किशोर कुमार का भी सुना सकती हैं। वैसे आप नाम लिया जिनका, तो वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं। जी बिल्कुल, मुझे पता आप है। शायद ताज्जुब करेंगे, ये भी मैं बताना चाहूँगी जी कि किशोर जी, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके फेवरेट सिंगर, तो मैंने कहा किशोर जी और आशा जी। जी। तो लोग उनको सुनने वाले, कोई साहब एक आए थे, मेरे मिलने वाले हैं उनके साथ, तो जो उनको लाए थे, जो मुझे जानते हैं सालों से, तो वो चौंक गए, कहने लगे मैम क्या बोल रही हैं आप। मैंने कहा, इन्होंने मुझसे जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया। राइट। तो बोले नहीं आप क्या कह रही। मैंने कहा अरे इन्होंने क्या पूछा मुझसे, इन्होंने ये पूछा है कि आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है। मैंने बता दिया, किशोर जी और आशा जी, जो हकीकत है। तो बोले कि लेकिन रफ़ी साहब, लता जी। मैंने कहा देखिए, इन्होंने मुझसे सिंगर्स पूछे हैं, है ना, क्या बात, फेवरेट सिंगर्स मेरे किशोर जी और आशा जी हैं। रफ़ी साहब और लता जी की तौहीन समझती हूँ मैं किसी लाइन में खड़ा करना। क्या बात, कि सिंगर्स की लाइन में उनको मैं खड़ा करूँ, ये गुनाह मुझसे नहीं हो सकता। ये गुनाह मैं नहीं कर सकती। वो एक तबर्रुक है जो आसमान से उतारे गए थे। क्या बात हुए। लता जी की कोई लाइन जो आपके दिल के बहुत करीब हो, दिल के बहुत मिले वाला नहीं, तो जो आपके दिल के करीब हो। नहीं, उनकी तो गाने के, हर गाने की लाइन, उनकी आवाज़ जी, सभी कुछ दिल के, तो बहुत ही, पूरी हस्ती, पूरा वजूद उनका दिल के करीब है। जी जी। किस चीज़ की बात करूं। रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी अपनी आवाज़ में रफ़ी साहब को। उसकी एक लाइन गाती हूँ। हाँ बिल्कुल। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। वाह। सुहानी रात ढल चुकी। नहीं गाया जा रहा मुझसे, आपने ऐसे थोड़ी जज्बाती हो गई आप। मैंने अक्सर देखा है कि ये 2 नाम ऐसे हैं कि जब भी इनका जिक्र आता है तो उनके चाहने वाले बड़े जज्बाती हो जाते हैं और गला रुंध जाता है, कभी कभी आंखों में अश्क आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं रफ़ी साहब के साथ जो बच्चूदा रहा करते थे, बच्चू बनर्जी साहब, उनसे भी जब मैं बातें कर रहा था तो बातें करते करते उनकी आंखों से अश्क जारी हो जा रहे थे। तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं बजाते खुद बड़ा फ़ैन हूँ इन दोनों हस्तियों का, तो मैं समझ सकता हूँ कि इनका जिक्र आते ही दिल की क्या कैफियत। जैसे इस बार दिनेश जी ने बताया था, शैलेंद्र जी के बेटे ने, कि ये गाना जो था याद ना जाए बीते दिनों की जब हुआ जी, तो उन्होंने बताया, और तेरे मेरे सपने अब एक रंग, तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि इसकी इन गानों की मैंने रिकॉर्डिंग देखी है। अच्छा। रफ़ी साहब गा रहे थे, मैं मौजूद था। कभी हमारे बाबा बुलाते हैं शैलेंद्र जी को जी, तो बाबा हमें कभी अपने साथ ले आते थे स्टूडियो, तो ये 2 गाने मैंने उनके देखे खुद जी, मैं खुद मौजूद था। नहीं तो ऐसे वो जो मेहमान आते रहे, जैसे रवि साहब आए, योमी साहब आए और भी दूसरे मेहमान, तो मेरा ख्याल है कि जब वो लोग बैठते होंगे तो रफ़ी साहब का जिक्र जाहिर सी बात है कि आता होगा। तो उनकी बताई हुई कहानियों में कोई ऐसा वाकया जो आपको बहुत याद हो? प्रदीप जी ने बताया था, प्रदीप कुमार जी, हालांकि, और उनका
डाउन मेमोरी लेन विद प्रदीप कुमार उनकी ज़िंदगी का आखिरी शो था जी। RNC का ये शो करके ही उनकी उसके बाद डेथ हो गई। तो वो वैसे भी तो रूही खान साहब, जब ये प्रदीप कुमार साहब आपके प्रोग्राम में आए थे तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद फिर आप उनके साथ बैठी होंगी और प्रदीप साहब ने रफ़ी साहब के दर्जनों गाने गाए हैं, बड़े हिट गाने गाए, तो लाजमन रफ़ी साहब का जिक्र तो निकला ही होगा। तो कोई ऐसा वाकया जो उन्होंने स्पेशली आपसे जिक्र किया? जी, वो तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम माइक दे देते हैं, जो भी अवार्डी है, जो भी सेलिब्रिटी जो भी होते हैं, स्टेज पे हम उन्हें बिठाते हैं और माइक हम उनके सामने टेबल पे रख देते हैं कि आपको कोई भी किस्सा इस गाने से, जो गाना हो रहा है उससे जुड़ा हुआ कुछ भी याद आए रफ़ी साहब के बारे में, तो ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस को जी। तो 100 बार जन्म लेंगे ये गाना हो रहा था। तो जब ये गाना हुआ तो उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया, यही बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो उन्होंने बताया कि रफ़ी साहब का तो ये था ना कि पूछते थे कि किस पे फिल्माया जाएगा ये गाना, और उसी हिसाब से उनकी आवाज़ होता था, कैसे आवाज़ को बदल लेते थे वो, बिल्कुल लगता था जो स्टार है वही गा रहा है। तो उनकी आवाज़ में तो ये लगता है दिलीप साहब हैं तो वो गा रहे हैं, है ना, शम्मी जी हैं वो गा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा प्रदीप जी गाएंगे, बताया मैं गाऊंगा, मेरे बारे में बताया गया। तो कहाँ पे इसको शूट करेंगे, तो उस जगह बताई, ऐसे आधी रात का सीन में, टाइम ऐसा होगा, बहुत ऑड आवर्स में हम लोग करेंगे इसे, झरना बह रहा है, जंगल है, कोई हीरो नहीं है, किसी हीरो पे, प्रदीप जी पे ये गाना है लेकिन हीरो नहीं, बैकग्राउंड से हो रहा है। शकीला जी होंगी जो एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी, वो जगह जगह टहल रही, उनको आवाज़ आ रही है वादियों में, ऐसे ऐसे वो फिर रही हैं, कभी इधर खड़ी हैं, कहीं झरने बह रहे हैं। तो उनको सब बताया, तो बोले मुझे वहाँ जाना है और आधी रात को ही जाना है, जिस टाइम आप शूट करेंगे उस टाइम ही देखना जाके। अच्छा, डेडिकेशन आप देखिए कि टाइम पीरियड भी वही होना चाहिए, वही स्पॉट होना चाहिए, सब आप मना नहीं कर सकते उनको। काफ़ी लोग लेके उनको गए उसी टाइम में आधी रात को, और फिर वहाँ सब कहाँ कहाँ शूट करेंगे बताया, ये यहाँ से थोड़ा लेंगे हम लोग, ये झरना, ये यहाँ पेड़ों के पीछे, ये यहाँ पे, सब देख रहे हैं गौर से, कह रहे हैं हम लोग खड़े में बेवकूफ़ों की तरह, रफ़ी साहब वहाँ खड़े होकर गौर फरमा रहे हैं, उधर खड़े होकर गौर से देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं करके, चलो वापस आ गए। कहना 1 घंटे में आता हूँ स्टूडियो। बोले रफ़ी साहब अभी 1 घंटे में, अभी आप थक गए होंगे, रात में सफ़र करके गए हैं। कह नहीं अभी सब एकदम फ्रेश है। आए, रिकॉर्ड किया उन्होंने गाना। तो प्रदीप जी बोले वो गाना आप सुनिए गौर से, आँख बंद करके सुनिए, बिल्कुल लगेगा ना कि ये झरने का बह रहा है, ये आवाज़ ऐसी वहाँ से आ रही है, जंगलात में ये आवाज़ ऐसे आ रही है, पेड़ों के पीछे से, बिल्कुल वो चीज़ आपको बिल्कुल लगेगा उस आवाज़ से कि ये मतलब इस जगह। तो यही वो खासियतें थी ना जो रफ़ी साहब को दूसरों से बहुत ऊपर ले जाती है, बहुत ऊपर। और मैं तो एक ही लफ्ज़ कहता हूँ उनके बारे में, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम आए तो सिर्फ एक वर्ड में ही उनकी जो है पूरी वजाहत हो सकती है, द वॉइस इनकम्पैरेबल। एक ऐसी आवाज़ जिसका मुकाबला कभी भी किसी दूसरी आवाज़ से नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ जो मैंने इस दौरान रफ़ी साहब पे जो मैंने काम किया, रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि रफ़ी साहब की आवाज़ में इतने कलर्स थे, इतने रंग थे कि मैंने देखा कि कोई भी एक सिंगर है जो रफ़ी साहब के कुछ गानों को बड़ा अच्छा गा लेता है, कुछ हैं जो खुशियों वाले गाने गा लेते हैं, कुछ है जो पेपी नंबर्स गा लेते हैं, कुछ हैं जो सैड सॉन्ग गा लेते हैं, लेकिन तमाम गानों को एक सिंगर बिल्कुल नहीं गा सकता। उन्होंने तमाम को अदा किया है, जिस तरह से उन्होंने हर तरह के रंग में खुद को पेश किया है, तो उन्हें उनकी तमाम रंगत को किसी सिंगर के बस की बात नहीं है कि तमाम रंगों को वो एक जगह कर सके और पेश कर सके। और उसके बाद जो अल्फाज की अदायगी होती थी, जो एक्सप्रेशन होता था, अल्फाज को बिल्कुल जिंदा कर देना। बिल्कुल। अब ख़ास तौर से अगर मैं ज़िक्र करूं तो फिर बात आती है कि अगर शाम की बात करें या शराब की बात करें या नशे की बात करें, तो उस वक्त जो रफ़ी साहब का अंदाज़ होता था, अब ज़रा सोच कर देखें एक ऐसा शख्स के जिसने कभी शराब को हाथ तक ना लगाया हो, वो जब शराब का जिक्र करता है तो ऐसा लगता है कि न जाने उसने कितना नशा कर रखा है शराब में, बिल्कुल वो एकदम मदहोश हो रहे हैं। तो ये रफ़ी साहब का ही कमाल है, दुनिया उसी की। गमज़दा गाने गाते हैं तो बस कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। देखिए क्या बात है उसमें। और इस तरह के गीतों में जहाँ पे दिलीप साहब हैं या राजेंद्र कुमार हैं, तो फिर तो ऐसा लगता है कि वो गीत बिल्कुल जिंदा होकर आपके सामने आ गया। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई रफ़ी साहब सिंगर तो बहुत बड़े थे, लेकिन बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे वो, क्योंकि आमतौर से हम ये समझते हैं किसी की आवाज़ की नक़ाली करना या किसी की वो मिमिक्री होती है, लेकिन अगर रफ़ी साहब की बात करें तो उन्होंने हर एक्टर की तकरीबन 550 से ज़्यादा एक्टर्स हैं जिनके लिए रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दिया। और
जब भी आप किसी आवाज़ को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे, अभी जस्ट मैंने एक वीडियो पेश किया जिसमें मैंने ये बताया कि रफ़ी साहब एक ऐसे वाहिद गुलकार थे कि एक ही फिल्म में वो हीरो के लिए भी गाते थे, कॉमेडियन के लिए भी गाते थे, कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए भी गाते थे। इस बात को लेकर एक दफ़ा इंडस्ट्री में एक ये भी गौगा उठा था कि रफ़ी साहब जो है वो दूसरों का हक मार रहे हैं, दूसरों के काम रफ़ी साहब की वजह से कम हो रहे हैं, क्योंकि सारे गाने तो रफ़ी साहब गा देते हैं, हीरो के लिए भी, कॉमेडियन के लिए भी, कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए भी, एक्स्ट्रा के लिए भी। लेकिन कोई ये समझने की कोशिश करे कि रफ़ी साहब का ये जो अंदाज़ था, ये जो उनकी अदा थी, ये जो उनकी फ़नकारी थी, ये प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए और ख़ास तौर से मौसीक़ारों के लिए कितनी लाभदायक थी। एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती थी, और वो भी इतने क्लास और इतनी क्वालिटी के साथ कि भाई जब एक ही दुकान में सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हम दूसरी दुकान में क्यों जाएं। बस इसी बात को कहते हुए मैं अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ कि कशिश वही है गीतों में तुम्हारे आज भी, लेकिन ये पहले फूल बरसाते थे, अब दामन भिगोते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बातें कर रहे थे RLC की रूह रवा मोहतरमा रूही खान साहबा से। इंशाअल्लाह फिर इसी तरह से मैं किसी और शख्सियत को लेकर आपके सामने आऊँगा, उनसे भी बातें करूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।